अच्छा, तो मैंने कहा था कि जो फेस डिटेक्शन है उसके लिए तो ये कोड हमारा चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स का कोड इसमें डालना पड़ेगा। तो जो भी आपका जो फेस है वो डिटेक्ट होके इसका बाउंडिंग बॉक्स लग जाएगा। तो आप अपने कोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोजेक्ट होगा या जो भी आपका काम होगा, तो वो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिक बात हो जाती है। लेकिन फेस डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जो मेरे पास एक टास्क है छोटा सा, वो मैं क्या चाहता हूँ कि जी जो इंटीग्रल वैल्यूज है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो जो पूरा इमेज है तो काफी बड़ा है। ठीक है, मैंने इसमें से सिर्फ एक स्लाइस लिया है। स्लाइस, आपको पता है कि जो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, वो मैंने ओरिजिनल इमेज का मुझे अंदाजा था, मुझे अंदाजा है, इसलिए वैल्यूज को मैंने बार बार चेंज करके ये वैल्यू सेट किए हैं। आप भी हिट एंड ट्रायल से जो इस ओरिजिनल इमेज का स्लाइस आप लेंगे वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये 20 रो नंबर 20 से लेकर रो नंबर 199 तक या 200 से पहले तक मैंने रो सिलेक्ट किए हैं। और जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं वो 30 कॉलम से लेकर 209 या 210 से पहले तक के कॉलम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, फिर मैंने सिर्फ इसको क्या करवा दिया, इसकी डायमेंशन ले लिए। डायमेंशन मेरे पास 180 बाई 180 आ गई है। और इसको मैंने सिर्फ प्लॉट कर दिया है मेट प्लॉट से। तो ये एक इमेज मेरे पास नजर आ रहा है 180 बाई 180 का। ठीक है, तो इंटीग्रल अगर मैं डायरेक्ट इमेज का इंटीग्रल भी कर देता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो ये कि हमारे पास इमेज के पिक्सल वैल्यूज होती हैं और उन पिक्सल वैल्यूज की इंटीग्रल वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो वो तरीकेकार फिर क्या है, मैंने ये क्या कर दिया कि ये जो अभी मैंने एक जो सिंगल फेस लिया है, इसका नाम मैंने अलग से लिया है क्योंकि स्लाइस बनाया है ओरिजिनल इमेज के अंदर से सिंगल फेस। तो इस सिंगल फेस की डायमेंशन भी है। अब मैं इस सिंगल फेस को मैं एरे के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, एनपी डॉट एज एरे। जब एज एरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको जो हम इमेज पास करते हैं वो उसका एक एरे रिटर्न करता है। तो इस एरे को मैंने प्रिंट भी करवा लिया है। तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू कुछ नजर आ रही है, पूरे इमेज की वैल्यू नजर नहीं आती क्योंकि वो 180 बाई 180 है। तो ये खोले पूरा इसको प्लॉट नहीं कर पाता, जो प्रिंट नहीं कर पाता। तो उसने उसको थोड़ा सा वो कर दिया है कि ये देखते हैं डॉट डॉट बीच में आ रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि कॉलम नंबर 0 या कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, इसी तरीके से फिर जो मेरे पास कॉलम नंबर 179, कॉलम नंबर 178 और कॉलम नंबर 177, ठीक है, यहाँ तक के कॉलम्स की वैल्यू नजर आ रही है। तो ये बहरहाल एरे में कन्वर्ट कर दिया है इसने। फिर दूसरा काम हमने क्या कर दिया कि जी इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रल कैलकुलेट करने का जो CV2 के अंदर फंक्शन है, CV2 के अंदर हार कास्केड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलेट करना सिर्फ हार कास्केड के अंदर नहीं है। बहुत सारे और भी ऐसे जो रिक्वायरमेंट होती है जहां पर इंटीग्रल कैलकुलेट किया जा सकता है या करना पड़ता है। तो वहां पर CV2 ने ये अपने अंदर ही एक फंक्शन बना दिया इंटीग्रल का। तो इंटीग्रल को ये हम एरे पास कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर एरे क्रिएट किया था इस सिंगल फेज से। तो इंटीग्रल कैलकुलेट करके इंटीग्रल एरे के अंदर या इंट एरे के अंदर ये सेव करवा रहा है। तो मैंने इसको प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ गए। इसके अंदर ये इंडेक्स खुद दे रहा है, ये ओरिजिनली इंडेक्स नहीं था, ये इंडेक्स ये आ गया। और इसको ये 00 भी बता रहे हैं मेरे पास। ठीक है, खैर जाने दें। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इंटीग्रल सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, पहले हमने बात की थी कि ये जो 230 है तो इसके लेफ्ट साइड और टॉप पे कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका इंटीग्रल यही खुद होगा। तो ये देखिए 230 खुद आ गया, सही है। लेकिन जब इसका अगले वाले का इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो इसका टॉप पे तो कोई नहीं होता 231 के, लेकिन लेफ्ट के पे हमारे पास क्या होगा, 230 होगा। तो दोनों को अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 461। तो ये देखिए 461 कैलकुलेट हो गया है। इसी तरीके से ये वन बाय वन आगे सारा इंटीग्रल कैलकुलेट करता रहेगा और फाइनली इंटीग्रल की जो हमारे पास वैल्यूज है वो आ चुकी है हमारे पास। तो इंटीग्रल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वाला तरीके कार के जी आप लूप लिखेंगे और उसके बाद उस लूप के अंदर कोड लिखेंगे,
तो वो भी काम हो सकता है, लेकिन वो तो एज अ लेंथी टाइम कोड हो जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, इसकी लॉजिक खुद बनानी पड़ेगी। लॉजिक कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि ये जो आपके पास इंडेक्स है, इसके ऊपर जो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नए इमेज के लिए कैलकुलेट करेंगे आप, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि 2D एरे के 2D, क्योंकि ये 2D है, जब 2D एरे के अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो दो हमें नेस्टेड लूप चलाने पड़ते हैं, ठीक है। और एक और नेस्टेड लूप चलेगा, मतलब जो टोटल 3 नेस्टेड लूप होते हैं, 2 नेस्टेड लूप होते हैं रो और कॉलम के लिए चलने के लिए होते हैं। और जो तीसरा नेस्टेड लूप होता है अंदर वाला, वो एक नए मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के लिए होता है। तो ये नया मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए तीसरा इनर लूप चलेगा। और जो दो जो आउटर लूप होंगे, वो एक रो के लिए चल रहा होगा, एक कॉलम के लिए चल रहा होगा। तो उसमें हम कर सकते हैं कि जी ये जो वैल्यूज है इसको वो सम करता जाए आपस में, ठीक है। तो लेकिन ये लॉजिक लगा के काम कर सकते हैं। इसी चीज का उन्होंने डायरेक्ट ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इंटीग्रल कैलकुलेट करना है आपने, तो CV2 का जो एक बिल्ट इन फंक्शन है इंटीग्रल, उसको आप कैलकुलेट करके, उसको कॉल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखते हैं रिजल्ट गलत नहीं है, रिजल्ट सही आ रहा है उसका, ठीक है जी। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू भी देख सकते हैं आप इसकी, ठीक है। क्योंकि ये जो होगा 231 की जगह पर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 231 से लेफ्ट साइड पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके टॉप पे 230 मौजूद है। तो इन दोनों को अगर सम करूंगा तो 461, देखे 461 यहाँ पर भी सही आ रहा है और 461 यहाँ पर भी सही आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इन चारों को मैं शामिल करूंगा, ये जो चार है, 230, 231, 231, 231, इन चारों को जब मैं सम करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 923। और ये 923 यहाँ पर कैलकुलेटेड आ रहा है। तो ये इस तरीके से इंटीग्रल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल हो कि इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट हो सकता है। आगे वाला जो काम है इसका, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें फ्रॉम एसके इमेज डॉट फीचर्स, ये क्लास है, ठीक है। इंपोर्ट HOG, हम डायरेक्ट हिस्टोग्राम ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स इसमें से हम कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ दो चीजें, क्योंकि ये रिटर्न जब करता है, ये दो चीजें रिटर्न कर, एक फीचर डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है और दूसरा करता है HOG इमेज, ठीक है। HOG अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल HOG, और इसके अंदर हमारे पास है कौन सा इमेज हम पास कर रहे हैं, सिंगल फेस का, सिंगल फेस। और बाकी इसके जो है, ये देखें बिन्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट 9 है, पिक्सल पर सेल 8x8 है, और सेल्स पर ब्लॉक इसको सिर्फ अब हम चेंज कर रहे हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से देखते हैं, सेल्स पर ब्लॉक इज इक्वल टपल पास करेंगे 2,2, ठीक है। तो इसको टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज कौन सी को मिली हुई है, HOG इमेज फीचर डिस्क्रिप्टर, और HOG में जो HOG हम पास कर रहे हैं, इमेज दे रहे हैं, ओरिएंटेशन इतना इतना, विजुअलाइजेशन इज इक्वल, सिर्फ एक ये पैरामीटर है जो हमने, विजुअलाइजेशन इज इक्वल ट्रू, बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। हैं तो दो ही चीजें, पर ब्लॉक 2,2 टपल ही देना है, तो हमने भी वही दिया है। तो सेल्स पर ब्लॉक 2,2 है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। FT HOG इमेज और विजुअलाइजेशन इज इक्वल ट्रू कर देते हैं। अभी चल गया, सिर्फ इसकी वजह से इशू कर रहा था। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो FD डॉट शेप
ठीक है, इसने ये जो है साइकिट इमेज लाइब्रेरी, उसका जो एचओजी है, इसने 15,000 फीचर डिस्क्रिप्टर सिर्फ निकाले हैं, 15,876। लेकिन जब हमने CV2 से फीचर्स या फीचर डिस्क्रिप्टर जो थे एचओजी के कैलकुलेट किए थे, इसने 3,96,000 कर दिए हैं। तो इन दोनों का तरीकेकार एक दूसरे से थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं इस फेस का एचओजी, तो हम क्या कर सकते हैं, PLT.IM_show, इसके अंदर जो एचओजी इमेज है, HOG_image, और इसको जो सी में पे कलर में फिजिकल हम ग्रे में करते हैं, तो PLT.CM.ग्रे, ठीक है जी, और PLT.show कर देते हैं ये। तो अब ये कितना अच्छा नजर आ रहा है आपको ये तो पता नहीं है, ठीक है। बहरहाल मेरे पास तो कुछ ना कुछ इसके नजर आ रहे हैं जो HOG फीचर्स हैं। तो अभी आपको भी कुछ दिख रहा है इसमें? यस सर। तो इस तरीके से HOG भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट HOG की कैलकुलेशन जो है वो हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है उसकी। ठीक है, तो HOG जहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि फिर आगे इसका आगे जो यूज केस है कि आप इससे जो क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, तो आगे वाला कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक कोड होता है वो हमें खुद लिखना पड़ता है, कि हमें पता होता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वो भी हमने वर्कआउट किया हुआ होता है। तो ये बहरहाल यहाँ तक है। तो अब अगर कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। जो अभी आपने इस वीक में जो थ्योरी पढ़ी थी उसका छोटा छोटा कोड मैंने करवा दिया, क्योंकि बहुत डिटेल में कोड इसका नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई यूज केस भी नहीं है कि मैं उसको यूज केस को सामने रख के काम करवाऊं। तो सिर्फ जो अलग अलग वर्किंग है उसकी वो मैंने दोनों करवा दिया आपको। सर जी अगर मीटिंग कोई, एंड हो रही है, अटेंडेंस लगा दें। हाँ एक मिनट में ऐसे रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ चल रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अपनी अटेंडेंस भेजते जाएं फटाफट, ताकि फिर ये ना हो कि पिछले सेशन की तरह अभी भी मसला हो जाए। अच्छा, जो अटेंडेंस सबमिट कर रहा है वो लीव भी करता जाए, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चों ने अभी अटेंडेंस नहीं भेजी। अटेंडेंस भेजने के बाद लीव जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ ज्वाइन करके खामोश बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा वो। सर ये कोलैब फाइल्स जो है ना आप LMS पर अपलोड कर दीजिएगा। जी जी, ये मैं कर दूंगा अभी, क्योंकि मैंने इसको अलग से नाम देता जा रहा हूँ, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, जज़ाकल्लाह। फैजान, आपने अटेंडेंस सबमिट कर दिए?